प्राचीन काल में हमें संक्रामक रोग की कोई समझ नहीं थी। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिणाम खराब थे। 5 में से 1 व्यक्ति की ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हुई और 8 में से 1 की मृत्यु गर्भावस्था से हुई। सर्जरी अस्वाभाविक थी और बिना एनेस्थीसिया के किया जाता था। सर्जरी के लगभग आधे रोगियों की जटिलताओं से मृत्यु हो जाती थी। आज हमारे पास उन्नत चिकित्सा केंद्र, सुविधाएं और बुनियादी ढांचा है जो सभी संभावित बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। आइए इस वीडियो में चिकित्सा और सर्जरी के इतिहास के बारे में जानते हैं। आचार्य चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता को आयुर्वेद का विश्वकोश माना जाता है। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्हें चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ के संपादक के रूप में जाना जाता है, जो शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथों में से एक है। आचार्य चरक का जन्म 200 ईसा पूर्व में हुआ था और वे कहते थे कि एक चिकित्सक जो ज्ञान और समझ के साथ रोगी के शरीर में प्रवेश करने में विफल रहता है, वो कभी भी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता है। उसे पहले पर्यावरण सहित सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी की बीमारी को प्रभावित करते हैं और फिर उपचार निर्धारित करें। इलाज की तलाश करने से ज्यादा बीमारी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जब शरीर रचना विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी को यूरोप में विभिन्न सिद्धांतों के साथ भ्रमित था, आचार्य चरक ने मानव शरीर रचना विज्ञान, ब्लड सर्कुलेशन, एम्ब्रियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस आदि जैसे रोगों पर तथ्यों का खुलासा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक चरक संहिता में 1 लाख हर्बल पौधों के औषधीय गुणों और कार्यों का वर्णन किया है। उन्होंने हमारे मन पर हमारे आहार और शारीरिक गतिविधियों के प्रभाव पर जोर दिया है, जिसका अभ्यास हमारी आज की पीढ़ी द्वारा भी किया जाता है। लगभग 2600 साल पहले ऋषि सुश्रुत ने दुनिया में पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। प्राचीन भारत के इस भारतीय चिकित्सक, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, इन्होंने लगभग 300 सर्जरी का आविष्कार किया। मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान उन्होंने एक घुमावदार सुई का इस्तेमाल किया और लेंस को धीरे से अलग करके मोतियाबिंद को हटा दिया। फिर आंखों को गर्म मक्खन में डुबोया गया और पूरी तरह से ठीक होने तक अच्छी तरह से ढक दिया गया। संज्ञाहरण का उपयोग प्राचीन भारत में भी अच्छी तरह से जाना जाता था। दूर दराज के देशों से लोग इलाज कराने भारत आए। सुश्रुत ने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ कृत्रिम अंग, सिजेरियन, मोतियाबिंद, राइनोप्लास्टी, मूत्र पथरी और 6 प्रकार की अव्यवस्थाओं, 12 प्रकार के फ्रैक्चर, प्लास्टिक सर्जरी और यहाँ तक ब्रेन की सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी की। सुश्रुत संहिता पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं और 125 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है। सुश्रुत के काम का बाद में अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और धीरे धीरे यूरोपीय देशों में फैल गया। एक आम गलत धारणा यह है कि भारतीय मसालों और जड़ी बूटियों का उपयोग अपने भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं, हालांकि यह केवल आंशिक रूप से सच है। जड़ी बूटियां और मसाले वास्तव में आयुर्वेद का आधार हैं और यह निवारक दवा को रोजमर्रा के भोजन के साथ मिलाने का एक प्रयास था। सीधा दवाएं रोजमर्रा के मसालों और फलों के संयोजन से बनाई जाती थी, जबकि इसके लिए कुछ धातुओं, खनिजों और रासायनिक उत्पादों का भी उपयोग किया जाता था। इन दवाओं में से कई का उपयोग शरीर को सड़ने से रोकने के लिए भी किया जाता था, जिससे यह दुनिया में पहली बार परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल की गई। सुश्रुत ने सिलाई करते समय त्वचा को एक साथ रखने के लिए चींटी के सिर का उपयोग किया और शराब के साथ, जिसे हम संज्ञाहरण के रूप में जानते हैं, उसे प्रतिस्थापित किया। एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने युद्ध के मैदान में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया। उन सैनिकों की स्थिति को देखते हुए सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली। वो टूटे हुए हिस्से या चोट को सर्जरी के जरिए ठीक करते थे। उन दिनों किसी भी नाजायज अपराध की सजा अपराधी की नाक काट देना था। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से वो टूटी हुई नाक का पुनर्निर्माण कर सके। 19वीं शताब्दी में और उसके बाद रसायन विज्ञान और प्रयोगशाला तकनीकों और उपकरणों में प्रगति से चिकित्सा में क्रांति आई थी। संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के पुराने विचारों को बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी से बदल दिया गया था। 1830 के दशक में इटली में एगोस्टिनो बस्सी ने सिल्कवर्म डिजीज मस्कार्डिन को माइक्रोऑर्गेनिजम्स में खोजा। हालांकि ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर ने पहले ही संकेत ले लिया और 1865 में घाव के उपचार के लिए एंटीसेप्सिस की शुरुआत की। 1881 में लुई पाश्चर ने एंथ्रेक्स के लिए एक टीका विकसित किया।
जिसका भेड़, बकरियों और गायों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। फिर 1885 में रेबीज का अध्ययन करते हुए पाश्चर ने अपने पहले मानव टीके का परीक्षण किया। पाश्चर ने खरगोशों में वायरस को क्षीण करके और बाद में इसे उनके रीढ़ की हड्डी से काटकर वैक्सीन का निर्माण किया। लुई पाश्चर का काम वायरोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा और दुनिया भर में वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा दिया। बाद के दशकों तक टीके विकसित किए गए और दुनिया की कई सबसे घातक बीमारियों के खिलाफ इन टीकों का उपयोग किया गया। लिंडा रिचर्ड्स ने लंदन में अध्ययन किया और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पहली अमेरिकी नर्स बनी। 1970 के दशक से पहले महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। एलिजाबेथ ब्लैकवेल संयुक्त राज्य अमेरिका में औपचारिक रूप से चिकित्सा का अध्ययन और अभ्यास करने वाली पहली महिला बनी। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने 4 घटक का सिद्धांत तैयार किया। मानव शरीर में 4 द्रव काला पित्त, पीला पित्त, कफ और रक्त होता है। यदि ये घटक संतुलन में होते तो शरीर स्वस्थ अवस्था में होता। यदि इनमें से कोई भी घटक असंतुलन में हो तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। हिप्पोक्रेट्स, उनके काम और निष्कर्षों ने शरीर एडवांस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी और फार्मेसी को आगे बढ़ाने में मदद की है। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में प्रभावशाली योगदान दिया। वो पहले चिकित्सक थे जिन्होंने मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में हृदय द्वारा पंप किए जा रहे रक्त के पूरी तरह से और व्यवस्थित परिसंचरण का वर्णन किया था। लुई पाश्चर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक थे। उन्हें रोगों के कारणों और रोकथाम में उल्लेखनीय सफलताओं के लिए याद किया जाता है। एमिल ग्रेपेलिन ने मानसिक बीमारी की नई चिकित्सा श्रेणियों की शुरुआत की, जिसे अंततः मनोरोग उपचार के रूप में जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण चिकित्सा निदान उपकरण के रूप में एक्स-रे का उपयोग 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम रॉन्टेगन द्वारा उनकी खोज के साथ शुरू हुआ। एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज 1901 में की गई थी और रीसस रक्त समूह प्रणाली 1937 में रक्त आदान की सुविधा प्रदान की गई थी। 1918 के फ्लू महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए, जिसने दुनिया भर में कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले ली। यह महामारी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गया। अतीत में कई तकनीकों का सर्जिकल अभ्यास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इनमें 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रोसर्जरी, 1960 के दशक में शुरू हुई व्यवहारिक एंडोस्कोपी और 1980 के दशक में विकसित लेजर सर्जरी, कंप्यूटर सहायता प्राप्त सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी शामिल है। 1948 में कार्डियक सर्जरी में क्रांतिकारी बदलाव माना गया और 1954 में जोसेफ मरे, जे हार्टवेल हैरिस और अन्य लोगों ने पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन पूरा किया। पहला आंशिक चेहरा प्रत्यारोपण 2005 में किया गया था और पहला पूर्ण चेहरा प्रत्यारोपण 2010 में किया गया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक माइक्रो वीडियो और फाइबर ऑप्टिक कैमरों का उपयोग करके आंतरिक देखने के लिए माइक्रो सर्जरी की सहायता के लिए सूक्ष्म रोबोटिक उपकरणों को बनाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया।